Jai Hind aspirants, this is Zahir and I welcome you back to SSB Crack Exams. Election Commission of India, one of the most important constitutional bodies है और कई सारे important से काम वो करता है इंडिया में और सबसे important सा जो काम उसे असाइन किया गया है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाना है और इसी के बलबूते पर पिछले 75 साल से हमारी इंडियन डेमोक्रेसी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज भी मानी जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम चंद ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसके तहत मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको जाननी है वो सभी आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इज दैट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लोकसभा का स्पीकर? अब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पर बात की जा रही है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है, मैं थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड बता दूं। देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट सा ऑर्गेनाइजेशन हो, एजेंसी हो जो कंट्री के फंक्शनिंग में बहुत ही क्रूशियल है, मान लो कि उसका एब्सेंस हमारे स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत ही बड़ा ना एक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बॉडीज इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके इंडिपेंडेंस को, इनकी इंटीग्रिटी को, इनके पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन बनाया गया है। या फिर आप ऐसा भी देख लें कि ये ऐसे बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पावर लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडीज इन इंडिया और इंडियन सिस्टम के फ्री एंड फेयर तरीके से मूव होने के लिए, खासकर इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही जरूरी है। अब देखिए मल्टी मेंबर ये बॉडी है जहां पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इन्हें अपॉइंट करने का जिम्मा यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही है। देखिए वैसे तो कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, उनसे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन वगैरह हो, तो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कैबिनेट के हाथ में ही ये पावर होता है कि वो नामों को रेकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स, उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। In which year was the Election Commission of India established? 1947, 1950, 1962, 1971? अगर आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पता हो तो हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक रीज़न यही है कि 25 जनवरी 2050 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और सुकुमार सेन जी बने हुए थे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए पहले तो ये सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन पोस्ट 1990 उसे फुल फ्लेज्ड एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। तो पहले तो सुकुमार सेन जी बने हुए थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और मैं अगर आपसे पूछूं कि पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, तो इंडिया में पहला जनरल इलेक्शन जो था वो 1952 में हुआ। जी बिल्कुल, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। वैसे तो 1946 में ही हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिठाई हुई थी। 1949 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ लिखना, हमने चंद इंपॉर्टेंट से पार्ट्स अडॉप्ट भी किए हुए थे। तो इसीलिए 26 नवंबर को हर साल हम संविधान दिवस की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और 1950 26 जनवरी को हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स करवाया हुआ था। सो इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर? तीन है ना मल्टी मेंबर बॉडी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स। 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 65 ईयर्स। अब देखिए उनके टर्म के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ मैक्सिमम एज, उनके रिटायरमेंट की एज की बात की जा रही है। तो 65 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम उनका एज है। अगर उनको रिमूव करना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना बहुत ही टफ है और वांटेडली इस प्रोसेस को टफ रखा गया है, क्योंकि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज है। उसकी इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए ही इस तरीके से टफ उस सिस्टम को बनाया गया है। तो होता क्या है कि जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव या इम्पीच करने के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाउसेस से उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होकर जाना पड़ेगा, तब जाकर प्रेसिडेंट उस पर असेंट देते हैं। तो सिमिलरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें हमें फेस करनी पड़ती है, इतना पावरफुल एक पोजीशन है। वही इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी और अगर वहां पर कुछ वायलेशन से रिलेटेड प्रूव हो जाता है तो प्रेसिडेंट वहां पर ऑर्डर पास करके
करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट पे भी यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। अब कई बार ये लांछन भी लगाया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो करीब या फिर जो सरकार के आइडियोलॉजी से सबसे करीब जो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर होते हैं उन्हें ही ये पोजीशन दिया जाता है। तो 65 ईयर्स इज द राइट आंसर। हु फॉर्मुलेट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस? इलेक्शन के टाइम में कई बार हम न्यूज चैनल में भी सुनते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका हुआ है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस के दौरान वो फॉर्मुलेट कौन करता है? इज दैट प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही फॉर्मुलेट करता है। हम और भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सबसे इंपॉर्टेंट सा रोल क्या है? फॉर्मिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंप्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉर्म करने की जरूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं है। अगर आप एक तरीके से सोचेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी एक इंपॉर्टेंट सा रिपोर्ट या रिकमेंडेशन है जिसके इंस्पिरेशन से गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी चेंजेस लाना चाहती है, तो ये यहाँ पर भी गवर्नमेंट का ही काम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ काम वहाँ पर नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना और एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। सो कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब कई बार बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी और द पावर, the passion which chief election commission of India और election commission of India has, because of that only India जो है वो एक thriving democracy की तरह हम कह सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप 1977 के इलेक्शंस ले लीजिएगा। इंदिरा गांधी जी बहुत ही पावरफुल पर्सन थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एंटी इंदिरा गांधी के स्लोगन्स चल रहे थे। सो इमीडिएटली इतने पावरफुल एक पॉलिटिशियन को उतारा गया तख्त पर से और मोरारजी देसाई जी की जनता की सरकार वहां पर आई। सो डोंट यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही ऐसी चीजें हुई? सो नो डाउट जो अपनी इंटीग्रिटी, जो अपनी गरिमा है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो उसी तरीके से मेंटेन करता आया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 1, 2, 3 और 4। जल्दबाजी में 3 मत लिख देना कि सर हमने अभी देखा ना कि 3 लोगों का मल्टी मेंबर बॉडी है। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं की जा रही है। सो एडिशनली यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। देखिए, करंटली मल्टी मेंबर बॉडी है ये, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इन तीनों को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। तो इनिशियली 1918 एंड 16 अक्टूबर को शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर 2 एडिशनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। बहुत ही शॉर्ट उनका टेन्योर था, 1 जनवरी 1990 तक ही था। लेकिन बाद में 1 अक्टूबर 1993 से हमने एक प्रथा बनाई कि कंटिन्यूसली 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स को हम अपॉइंट करेंगे। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके काम करने का तरीका भी बहुत ही डेमोक्रेटिक है। कोई भी रेजोल्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पास करना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन भी वो लेना हो, तो मेजॉरिटेरियन बेसिस पर ही लिया जाता है। यानी कि मान लो अभी 3 लोग यहाँ पर है, तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए 2 लोगों की सम्मति बहुत ही जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ हायर अथॉरिटी उनके बीच में है, नो डाउट उन्हें एक अच्छा खासा हायर पोजीशन ही दिया गया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पावर एंड डिसीजन मेकिंग, ये तीनों के तीनों मिलकर ही काम करते हैं। मान लो अगर कोई एक डिसीजन लेना पड़ा, अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके खिलाफ है लेकिन बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स उसके सपोर्ट में है, तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। वही अगर एक इलेक्शन कमिश्नर खिलाफ है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर अगर उनके सपोर्ट में है, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि हर डिसीजन यहाँ पर मेजॉरिटेरियन बेसिस पर ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छी सी चीज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलती है। What does EVM stand for in the context of elections in India? Electronic voting machine, election verification mechanism, electoral validation module और elected voters matrix। न्यूज चैनल में भी सुन रहे होते हम, ईवीएम टैंपरिंग हुआ है, ईवीएम को हैक किया गया है, ऐसे कई सारे ना अपोजिशन पोजीशन वाले खेल खेलते ही रहते हैं। सो ईवीएम एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को और भी स्मूथ बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्निकलिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो लाया हुआ था, इट वाज ईवीएम। इनिशियली केरला में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर बैकिंग हमारे पास नहीं था। तो बाद में पूरी तरीके से प्रॉपर बैकिंग के साथ हमने फुल फ्लेज्ड ईवीएम्स का इस्तेमाल करना लागू किया हुआ है। और करेंटली सभी इलेक्शंस दरअसल ईवीएम और वीवीपैट की मदद से ही किए जाते हैं। Who has the power to superintend, direct and control the conduct of elections in India? Is that Prime Minister,
पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इलेक्शन कमीशन। जब हम ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाना है, तो महज उनका काम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता कि भाई इलेक्शंस चलाएंगे, काउंट करके रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, नहीं। पार्टीज के रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके डी रजिस्ट्रेशन तक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनाउंस करने तक, कुछ पीनलाइजिंग एक्शंस लेने तक भी, अब देखिए ज़्यादातर नोटिस वगैरह ही जारी कर सकते हैं, रियल पिनलाइजिंग के पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिए गए। और साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, पूरे देश भर में जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन वगैरह वही मेंटेन करते हैं। ए टू जेड वोटर से रिलेटेड उनका जो कुछ भी रिक्वेस्ट है नया वोटर कार्ड के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के लिए, ये सभी चीज़ें ए टू जेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। थोड़ी देर मैं रुककर यहाँ पर आपको ये बात भी समझा दूँ। अब देखिए, जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो दो भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे, इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद। कई बार ये कंफ्यूजन होता है एमसीक्यूज में डिसाइड करने में। देखिए, इलेक्शंस के पहले जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ डिलिमिटेशन से रिलेटेड काम चल रहा है, कुछ नया रूल एंड रेगुलेशन बनाया जा रहा है, कुछ नए प्रावधान लाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट हमारा होगा, वो लोग यहाँ पर लॉज बनाएंगे, ठीक है। अब इलेक्शन का जितना भी काम है, नोटिफिकेशन जारी करने से, पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेनिंग का ना ये करना, अब देखिए ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस करना, वोटिंग वगैरह चलाना, वोटिंग को काउंट करके कैंडिडेट्स को विनर की तरह भी अनाउंस करना, ये सब खत्म हो जाएंगे जब तक आप वोट कौन जीता हुआ है उसका नाम जब तक आप नहीं बताते। तो इस पूरे टर्म में कौन होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। बाद में अगर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं तो नो डाउट सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास ही हम जाएंगे। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो जैसा भी एमसीक्यू आएगा यू विल इजीली सॉल्व। तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलता है, उनसे पहले प्रोसेस में हमें लेजिस्लेचर्स देखने को मिलते हैं, बाद में डिस्प्यूट्स वगैरह से रिलेटेड हमें जुडिशरी देखने को मिलता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम्स, वीवीपैट्स जिसे हम कहते हैं, साइमल्टेनियसली ईवीएम्स और वीवीपैट्स का ही इस्तेमाल करते हैं हम हमारे इलेक्शंस के लिए। तो टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स, to provide a physical record of voters cast, to count votes electronically, to display election results। अब देखिए, वोटर की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इलेक्टोरल रोल्स वगैरह अवेलेबल हैं। वोट्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंट करने के लिए ही तो हमने ईवीएम्स रखे हुए हैं, और इलेक्शन रिजल्ट्स भी ईवीएम्स ही डिक्लेयर आपको कर देता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल रिकॉर्ड देने के लिए वीवीपैट में दरअसल होता क्या है कि जब कोई एक सिटीजन जाकर अपना मतदान देता है, ईवीएम में वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए बटन दबाता है, उसे वोट देता है, तो इमीडिएटली उस वोट को रजिस्टर किया जाता है। लेकिन उस रजिस्टर किए हुए वोट को वो वीवीपैट में आकर क्रॉस चेक कर सकता है कि भाई मैंने जो बटन वहां पर दबाया क्या सही पर उसी पर पड़ा, यानी कि एक स्लिप जनरेट होती है जहां पर हमें दिखता है कि हाँ फला पार्टी को आपने वोट दिया हुआ है, फला कैंडिडेट को आपने वोट दिया हुआ है। अब ये आगे जाकर भी इवन इलेक्शन जो मिशनरी है उनके लिए भी ये बहुत ही इस्तेमाल में होता है, क्योंकि पता चल जाता है कि जितने वोट कास्ट हुए हैं और किस किस को हुए हैं, क्या वो फिजिकली सही हैं, क्या कोई यहाँ पर गलती तो नहीं हुई, टेक्निकल ग्लिच तो हमें नहीं हुआ। यानी कि फिजिकली यहाँ पर वेरीफाई किया जा सकता है कि किस पार्टी को कितने वोट्स वगैरह मिले हुए हैं, और जो जितने भी कैंडिडेट्स ने वोट किए और क्या वो सही में उतने ही हैं, यानी कि फिजिकली यहाँ पर एक रिकॉर्ड हमें मिलता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। तो ईवीएम्स और वीवीपैट्स दोनों को मिलाकर ही इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्शंस में। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पावर्स तो उन्हें दिए गए आर्टिकल 324 के तहत, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो पावर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है वो इन सभी बॉडीज को इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए है। देखिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि हम जाकर डायरेक्टली वोट नहीं देते। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सेपरेट होता है, जहां पर इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो सिर्फ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करता है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, लेकिन इलेक्शन चलाने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही हैं। वही अगर हम लोकसभा की बात करें और स्टेट लेजिस्लेचर्स की, ये डायरेक्ट इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर लोकसभा के एमपीज को हम ही जाके मतदान देके चूज करते हैं, लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल, हमारे ही लोग बैठे हुए हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी एमएलएस जो होते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, उन्हें ही हम इलेक्ट करके बिठाते हैं। वही राज्यसभा, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, 7 या 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हमें विधान परिषद देखने को मिलता है, तो वहां के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाता है।
बाकी के जितने भी हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्राम सभा वगैरह के हो, ये सभी इलेक्शंस जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन चलाता है। याद रखिएगा ये बात। सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद का हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उन्हें चलाता है। इलेक्टोरल रोल यहाँ पर पूरे देश भर में एक ही है, सेम ही है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स? ऊपर जो हमने देखा हुआ था, मैक्सिमम एज हमने देखी हुई थी। सो टेन्योर टर्म की बात यहाँ पर कर रहा है, इज दैट 5 years, 6 years, 7 years और 8 years, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 6 years। दरअसल रूल ऐसा है कि टेन्योर कितना होगा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। अगर वो 65 ईयर्स ऑफ एज को जल्दी अटेंड कर रहे हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे। नहीं, 65 ईयर्स अभी एज अटेंड नहीं कर रहे हैं, 6 साल से भी ज़्यादा कार्यकाल उनका होगा, तो 6 साल जैसा ही टच हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएंगे। सो रिमेंबर, टेन्योर और टर्म इज फॉर 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, सो नो डाउट उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही होगी। अगर कुछ रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस वगैरह वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं तो प्रेसिडेंट विल बी बिकम द कॉज दैट टू बी लेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। सो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कंडक्टिंग द सेंसस, वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, रेगुलेटिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली कंडक्टिंग द सेंसस। सेंसस भाई ये क्यों कंडक्ट करेंगे? पोस्ट 1949 के बाद तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये काम रहा है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो इसे कंडक्ट करते हैं हर साल। हर 10 साल में एक बार हमें सेंसस देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली 2021 में होना था, बिकॉज ऑफ कोविड हमने वो किया नहीं। लेकिन बाकी के डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हो, वोटर एजुकेशन अवेयरनेस का हो, रेगुलेटिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस वगैरह हो, ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में ही है। एक और चीज भी मैं डिलिमिटेशन से रिलेटेड आपको बता दूं। देखिए, अंडर आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर रखी गई है कि हर 10 साल में एक बार जब सेंसस खत्म हो जाएंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाना पड़ेगा। यही वो डिलिमिटेशन कमीशन है जो देखेगा पॉपुलेशन सेंसस को और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो डिवाइड करेगा। अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होते हैं कि कितने लोगों के लिए हम एक स्पेसिफिक यूनिट की तरह कंसिडर करेंगे, चाहे वो एमपी के सीट्स के लिए हो या एमएलए के सीट्स के लिए। बाद में जो रिकमेंडेशन वो दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें अपनाता है। अब देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन इतना पावरफुल है कि जो कुछ भी वो रिजल्ट्स देता है, दे आर नॉट क्वेश्चनेबल इवन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो इतना पावरफुल डिलिमिटेशन कमीशन है अंडर आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? मैक्सिमम नंबर कितना है? 1, 2, 3 या 4? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 3। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट चाहे तो नो डाउट उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उन्हें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। Which election process does the election commission not oversee? Nomination of candidates, campaigning, registering political parties, issue of model code of conduct. अब देखिए, कैंपेनिंग का उनसे क्या लेना देना? कैंपेनिंग तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ना, तो वो ओवरसी करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ी कैंपेनिंग में हो रही है, कोई कम्युनल सा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो नो डाउट अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नोटिस वगैरह वहां पर जारी किए जा सकते हैं। और वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग की एजेंसीज हैं, उन्हें ताकीद दी जाती है कि स्पेसिफिक जो कोई भी प्रोविजंस है उनके तहत केसेस वगैरह रजिस्टर किया जाए। सो कैंपेनिंग इज नॉट समथिंग विच कैन बी ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Which of the following election is not conducted by Election Commission of India? पंचायत इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन? एंड द करेक्ट आंसर इज, अभी मैंने आपको बताया कि पंचायत का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करता, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। थोड़ा बहुत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ता है उसे जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, कोई भी लीगल बेसिस इसका नहीं है, यानी कि कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने ये पास नहीं किया हुआ है। बस एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंस के साथ। देखो भाई, ऐसा ऐसा चलेंगे हम, इसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। अब कब ये स्टार्ट होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? जैसा ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन शेड्यूल का,
और जब तक कंप्लीट नहीं होता इलेक्शन शेड्यूल तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी रहेगा। मेन पर्पस इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि रूलिंग पार्टीज जो है वो अपने पोजीशन का एडवांटेज ना उठाए, ठीक है। अनफेयर एज उन्हें मिल जाता है ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी उन्हीं के हाथ में होती है। और जो कोई भी बुरे प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि कम्युनल हेट्रेड स्पीचेस देना, करप्शन, ब्राइब्स वगैरह पढ़ाना, ये सभी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। और पावर्स भी यहाँ पर पनिश करने के लिए दिए गए हैं, यानी कि ऐसा कि बस शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है, ठीक है। पोल कैंपेनिंग वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं उसे बाहर किया जा सकता है उस कैंडिडेट को। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो रिस्पेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं उन्हें यह ताकीद दी जाती है कि भाई रिस्पेक्टिव जो कोई भी पिनलाइजिंग के सेक्शन है उसके तहत एक्शन वगैरह लिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन को जो है जुडिशियल पावर्स नहीं दिए गए हैं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेट होने पर पिनलाइज कर सके, तो एक टूथलेस टाइगर की तरह आप इन्हें कह सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर यूजर्स टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टू किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम्स हो या फिर वीवीपैट्स हो। इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेशन, एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंसेस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर घटाना बढ़ाना ये डिलिमिटेशन का काम है, डिलिमिटेशन कमीशन का। कैंडिडेट का नॉमिनेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई करना ये तो ऑनलाइन रजिस्टरिंग वगैरह जैसे सिंगल विंडो पोर्टल बनाएंगे तब भी चलेगा। इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंसेस को मॉनिटर वगैरह करना, ये खुद पॉलिटिकल पार्टीज अपने अकाउंट्स हर साल एनुअली सबमिट करते हैं। सो क्या इलेक्टोरल प्रोसेस की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए ही ईवीएम्स हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। अब इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्टोरल प्रोसेस जब हम कहते हैं, सो वोटर का रजिस्ट्रेशन से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक जितने भी चीजें हम बीच में देखते हैं ना, जो आके वोटर अपने वोट्स को बैलेट कास्ट करते हैं, बाद में वोटिंग को काउंट की जाती है, रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस किया जाती है, इन सभी को वोट इलेक्टोरल प्रोसेस कहा जाता है। तो इस इलेक्टोरल प्रोसेस की एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जाता है। What is the significance of Model Code of Conduct during the elections? It ensures equal representation of all political parties. It regulates the behavior of political parties and candidates during elections. It determines the eligibility criteria for voters. It appoints the chief election commissioner. So the correct answer is actually it regulates the behavior of political parties and candidates during elections. अभी मैंने कहा कि कंसेंसस के साथ बनाए गए हैं, लीगल कुछ बैकिंग नहीं है, तो खुद पॉलिटिकल पार्टीज ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो भाई हम इन्हें फॉलो करते हैं, तो क्यों ना तुम फॉलो करो। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दैट। Who is responsible for the delimitation of constituencies for elections in India? President, Delimitation Commission, Election Commission, Parliament, and the correct answer is Delimitation Commission. Remember, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दी गई है, डिलिमिटेशन कमीशन पर, बाद में उसे इंप्लीमेंट इलेक्शन कमीशन करेगा। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दैट। What is the purpose of none of the above option on the ballot? ईवीएम्स में हम कई बार देखते हैं नोटा का एक बटन होता है, नोटा जिसे कहते हैं, none of the above। सो इसका मतलब क्या है, इट इनवैलिडेट्स द एंटायर बैलेट, कि भाई उसको टिक करेंगे तो पूरा बैलेट इनवैलिडेट हो जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट वोटर इज अनडिसाइडेड, कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको वोट डालना है। इट अलाउज वोटर्स टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। इट इज अ रिजर्व्ड ऑप्शन फॉर द फ्यूचर यूज। देखिए, ये एक कैंडिडेट के लिए, यानी कि कैंडिडेट यानी कि यहाँ पर एक वोटर को एक डिसअप्रूवल बताने का एक मौका है कि जितने भी नाम तुमने दिए हुए हैं ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, एक भी ऐसा नहीं है जिसे मैं वोट दे सकूं, इसीलिए तो मैं नोटा पर पुश कर रहा हूं ना। नोटा की एक और भी अच्छी खासियत बात यह है कि पूरी तरीके से एक पब्लिक हो जाता है। ये तो शर्मनाक बात है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा को ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगे। हाँ, एक और टेक्निकलिटी भी यहाँ पर है सर, अगर नोटा और किसी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट, दो में से नोटा को ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा वोट्स मिले तो क्या हम वहाँ पर इलेक्शन को वॉइड समझेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो नोटा के नीचे सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट को वोट मिले हुए हैं उसी को हम विनर यहाँ पर घोषित करेंगे। सर, नोटा को तो ज़्यादा मिले हुए हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर कैंडिडेट से खुश नहीं हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अभी बनाया नहीं गया है। सो इस बात को आप याद रख लें। द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, the geographical area represented by an elected member, the total number of voters in a state, or the process of dividing election expenses, and the correct answer is एक geographical area को represent करता है by an elected member। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जब हम बात करते हैं तो टेरिटोरियल ज्योग्राफी, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
व्हाट रोल डज इलेक्शन कमीशन प्ले इन रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिंबल्स? कई बार सिंबल से लेकर झगड़ा भी हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली महाराष्ट्र में शिवसेना के सिंबल को लेकर हमने देखा हुआ था। सो असाइनिंग सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, अप्रूविंग पार्टी मैनिफेस्टोस, रेगुलेटिंग पार्टी मेंबरशिप, डिटरमाइनिंग पार्टी आइडियोलॉजी। सो देखिए, मैनिफेस्टो हो, मेंबरशिप से रिलेटेड हो, आइडियोलॉजीज हो, ये सभी पार्टीज का अपना जाती मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें अपना हाथ पैर नहीं डालता। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल असाइन करना, किसी सिंबल को डी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, डिसाइड करना कि कौन सा सिंबल किसे मिलेगा, ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। In context of election, what is the purpose of election expenditure observer? To oversee the campaigning strategies of political parties, to monitor the election expenses of candidates, to regulate the use of party symbol, or to ensure the accuracy of the voter list. And the correct answer is to monitor the election expense of candidates. लोकसभा के लिए स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है, स्टेट असेंबलीज के लिए स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है। उसमें हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टार कैंपेनर्स पर भी कितना पैसा खर्च कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर कोई भी मेंबर खर्च कर रहा है तो नो डाउट एक्शंस उसके खिलाफ लिए जा सकते हैं। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस वही है। Who can file a petition challenging the election of a candidate on a grounds of malpractice or violation of election laws? Is that a citizen, president only, registered voters, only member of the election commission? And the correct answer is कोई भी सिटीजन जाकर कंप्लेंट दे सकता है, पिटीशन दाखिल कर सकता है कि भाई माल प्रैक्टिस के ग्राउंड पर वायलेशन हुआ इलेक्शन लॉ का, कोई एक स्पेसिफिक कैंडिडेट का जब इलेक्शन हुआ, अगर पक्के सबूत उसके पास है तो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड? एपिक कार्ड जिसे हम कहते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। टू सर्व एज प्रूफ ऑफ एज, to provide access to government services, to establish citizenship, to serve as a proof of identity for voting. तो एपिक कार्ड्स हमारे लिए नो डाउट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह ही है। तो वैसे तो हर सरकारी काम के लिए हम वोटर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इलेक्शंस की बात करें तो वोटिंग के लिए एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह सर्व करता है। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज जो आपको जानने थे इस लेक्चर में। आई होप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड उनके फंक्शनिंग, उनके प्रोविजंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सभी चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हो चुकी होंगी। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।